ये कहानी खास तौर पर वयस्कों के लिए है। अगर आप इसे आगे नहीं सुनना चाहते तो अभी रुक जाएं। हॉरर एफएम पर ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। जापान की एक पुरानी किंवदंती है, ओकीकू नाम की एक लड़की जिसे मारकर कुएं में फेंक दिया गया था। कहते हैं आज भी रात के सन्नाटे में उसकी रूह वहां भटकती है। वो कुएं से निकलती है और 1 से 9 तक गिनती करती है और फिर एक चीख सुनाई देती है। हमारी आज की कहानी भी मेधा के साथ कुछ ऐसी ही है, लेकिन इसका अंत क्या होगा ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा। बस अपनी सांसें थाम लीजिए क्योंकि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 1, 2, 3। द डार्क डाइनिंग। सांप का सिर कड़वा होता है तो क्या हुआ, जायका तो वही है। मारिका की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। वो रेस्टोरेंट में वेटर के सामने खड़ी थी। बूढ़ा वेटर बुरी तरह घबराया हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं मैडम, ये डिश हम सर्व नहीं करते, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। वेटर को शायद उस अजीबोगरीब जहर के बारे में कुछ पता ही नहीं था जिसका नाम मारिका ले रही थी। मारिका का पारा चढ़ गया। उसने चिल्लाकर मैनेजर को बुलाया। आसपास की मेजों पर बैठे लोग खाना छोड़कर तमाशा देखने लगे। मैनेजर दौड़ता हुआ आया। मारिका ने ताना मारते हुए कहा, इतना बड़ा जापानी रेस्टोरेंट खोल रखा है और तुम्हें गाइटन के बारे में नहीं पता? गूगल करो। मैनेजर ने कांपते हाथों से अपना स्मार्टफोन निकाला। स्क्रीन पर जो दिखा उसे देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने असमंजस में मारिका को देखा। मारिका की निगाहें उस वक्त किसी शिकारी की तरह थीं। क्या वो सच में कोई इंसान थी या कोई मोम की गुड़िया? निशान और मारिका का रिश्ता। निशान चुपचाप ये सब देख रहा था। वह अपनी नई पत्नी मारिका के बर्ताव से काफी दबाव में रहता था। मारिका का बचपन जापान में बीता था, जहां उसके पिता कल्लाल बाबू काम करते थे। मारिका की मां की मौत के बाद वे अमेरिका चले गए और फिर एक मैट्रिमोनियल साइट के जरिए निशान और मारिका की शादी हुई। मारिका दिखने में किसी जापानी गुड़िया जैसी खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हरकतें कभी कभी किसी समुराई की तरह हिंसक और असामान्य हो जाती थीं। निशान अक्सर सोचता कि इतनी अमीर और खूबसूरत लड़की ने उसके जैसे साधारण इंसान को क्यों चुना। निशान का अपना एक अतीत था, एक पुरानी घटना, एक दुखद अंत जिसे उसने दुनिया से छिपा रखा था। लेकिन मारिका के साथ रहते हुए उसे ऐसा महसूस होता था जैसे वो किसी नई मुसीबत की ओर बढ़ रहा है। वह रहस्यमयी रात। रेस्टोरेंट से लौटते समय मारिका कार में लगातार अपने फोन पर किसी गर्ल्स ग्रुप से चैटिंग कर रही थी। निशान गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। उसे अचानक अपनी पुरानी यादों की एक लड़की का चेहरा याद आया। कितनी सरल और सौम्य थी वो। अगर वो हादसा न हुआ होता तो शायद आज हालात अलग होते। तभी मारिका ने ड्रिंक का घूंट लेते हुए कहा, निशान, क्या तुम्हें लगा मैं सीरियस थी? मैं तो बस उन लोगों के साथ मजाक कर रही थी। उनके चेहरे देखने लायक थे। निशान ने कोई जवाब नहीं दिया। मारिका की हंसी में एक अजीब सी ठंडक थी। उसने निशान के हाथ पर दबाव डालते हुए कहा, जब घर पहुंचेंगे तब मैं तुम्हें एक असली डेमो दिखाऊंगी कि डर क्या होता है। जैसे ही उनकी कार उनके मोहल्ले में दाखिल हुई, निशान ने देखा कि भोला बाबू की दुकान के सामने लोगों का भारी हुजूम लगा है। सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनाई दी। हवा में कुछ भारी था, कुछ ऐसा जो अब बदलने वाला था। क्या? निशान जब गैरेज में अपनी कार पार्क कर रहा था तो बाहर से भोला बाबू की गरजती आवाज सुनाई दी। भोला बाबू का उस इलाके में अच्छा खासा दबदबा था। सिर्फ केरोसिन डीलर ही नहीं बल्कि सत्ताधारी पार्टी के छोटे नेता भी थे। वो किसी पर बुरी तरह चिल्ला रहे थे, इलाके में चोरों का गिरोह सक्रिय है क्या? हर रात मेरी दुकान के बाहर कौन मंडराता है? अगर एक बार हाथ लग गया तो हड्डियां तोड़ दूंगा। निशान को ये शोर शराबा और मोहल्ले की राजनीति जरा भी पसंद नहीं थी। उसे शांति प्रिय थी। उसने सोचा, अगर पहली पत्नी यहां होती तो इन आवाजों से ही सहम जाती। उसने भोला बाबू को शांत कराया और मामला रफा दफा किया। विरासत और वादे। घर पहुंचते ही निशान की मां ने बताया कि ससुर कल्लाल बाबू का फोन आया था। अष्टमंगला की रस्मों और हनीमून को लेकर चर्चा हुई। कल्लाल बाबू भले ही सालों विदेश में रहे, लेकिन बंगाली रस्मों को लेकर बहुत कट्टर थे। मारिका ने भी अपनी दादी से बंगाली तहजीब और भाषा बखूबी सीखी थी। निशान का स्वाभिमान उसे ससुर के पैसों पर ऐश करने से रोकता था, लेकिन कल्लाल बाबू की जिद और अपनी इकलौती बेटी के लिए उनके प्यार के आगे उसे झुकना पड़ा। तय हुआ कि अष्टमंगला के बाद वे सीधे यूरोप के लिए रवाना होंगे। ये सफर निशान के लिए एक परफेक्ट दामाद साबित होने का मौका था। ज़ेरमैट, स्वर्ग की गोद में। हनीमून का आखिरी पड़ाव था स्विट्जरलैंड और इटली की सीमा पर बसा एक जादुई गांव ज़ेरमैट। 5,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह अपनी कृत्रिम सुंदरता और पहाड़ी नक्काशी के लिए मशहूर थी।
मारिका ने इस पूरे ट्रिप को किसी मंझे हुए टूर मैनेजर की तरह प्लान किया था। निशान उसकी चॉइस देखकर दंग था। जैसे ही वे ज़ेरमैट पहुंचे, निशान को लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। प्रकृति ने यहां अपनी मखमली चादर बिछा रखी थी। सामने ही ग्लेशियर के उत्तर में सम्राट की तरह खड़ा था मैटरहॉर्न पर्वत। उसका पिरामिड जैसा आकार ऐसा लग रहा था मानो वो सदियों से इस गांव की रखवाली कर रहा हो। गांव की सड़कें काले पत्थरों से तराशी गई थीं और उनके दोनों तरफ लकड़ी की खूबसूरत झोपड़ियां शालेज थीं। जहां तक नजर जाती, सिर्फ सफेद बर्फ की चादर और जादुई सन्नाटा था। लेकिन इस जादुई खूबसूरती के पीछे एक अजीब सा एहसास था। मारिका उस बर्फीली ठंडी हवा में बहुत खुश लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो उस रात रेस्टोरेंट में थी। निशान को महसूस हुआ कि इस शांत पहाड़ी गांव में कुछ ऐसा है जो उसे अपनी ओर खींच रहा है, या शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। क्या वो राकूबी का साया यहां तक पहुंच गया था? निशान ने मन ही मन मारिका की पसंद की तारीफ की। मारिका किसी शोर शराबे वाले होटल में नहीं, बल्कि एक अल्पाइन शैले में रुकना चाहती थी। लकड़ी और पत्थरों से बना ये घर, जिस पर रंग बिरंगे पहाड़ी फूल सजे थे, किसी जादुई झोपड़ी जैसा लग रहा था। ये जगह एड्रेनालाइन के शौकीनों के लिए स्वर्ग थी। स्कीइंग, रॉक क्लाइंबिंग और ट्रेकिंग। मारिका को ये सब पसंद था, भले ही निशान को इन सब में कोई दिलचस्पी न हो। शाम को उन्होंने एक शानदार स्विस डिनर किया। निशान ने गौर किया कि मारिका के बर्ताव में एक अजीब सा बदलाव आया है। वो लगातार अपने फोन पर किसी ग्रुप से चैट करने में मशरूफ थी। निशान ने अपनी मर्यादा में रहते हुए उससे कोई सवाल नहीं किया। अंधेरी राह का हादसा। रात के खाने के बाद निशान उसे गांव से दूर एक सुनसान जंगली रास्ते पर ले गया। मारिका जंगली जानवरों से डर रही थी, पर निशान का हाथ पकड़कर चल पड़ी। सन्नाटा इतना गहरा था कि पेड़ों से गिरते पत्तों की सरसराहट भी शोर लग रही थी। आल्प्स की ठंडी हवाएं जैकेट को भेद रही थीं। तभी मारिका बार बार पीछे मुड़कर देखने लगी। क्या हुआ? निशान ने पूछा। मारिका फुसफुसाई, मुझे लग रहा है कोई हमारा पीछा कर रहा है। निशान उसे दिलासा दे ही रहा था कि अचानक अंधेरे को चीरती हुई एक रेसिंग बाइक तेजी से उनकी ओर आई। वह सीधा निशान की गर्दन को निशाना बना रही थी। इससे पहले कि निशान कुछ समझ पाता, बाइक की टक्कर से ठीक पहले एक हाथ ने उसे जोर का धक्का दिया। निशान लुढ़कता हुआ खाई के मुहाने तक जा पहुंचा। अगर मारिका फुर्ती से उसका हाथ न पकड़ती तो वो सीधा हजारों फीट नीचे होता। बाइक सवार तेजी से ओझल हो गया। मारिका ने गुस्से में चिल्लाया, पर वो भाग चुका था। थैंक गॉड, तुम न होती तो आज मेरा राम नाम सत्य हो जाता, निशान ने हाँफते हुए कहा। मारिका ने उसे संभाला और कहा, चलो अब वापस घर चलें, मेरे हीरो को चोट लग गई है। आईने के सामने का सच। कमरे में लौटकर निशान बिस्तर पर लेट गया और कंबल ओढ़ लिया। लेकिन यह हादसा क्या महज एक दुर्घटना थी या हत्या की कोशिश? उसके दिमाग में सवालों का बवंडर था। उधर मारिका वॉशरूम चली गई। उसने अपना फोन निकाला। ये वो इलाका था जहां निशान का प्रवेश वर्जित था। चैट विंडो खुली। वंडर वुमन 365। उधर से मैसेज आया, तारांकन हनीमून पर अपनी आंखों पर नकाब क्यों डाल रखा है? काम कब पूरा होगा? कैमरा सेट करना मत भूलना, हमें सब लाइव देखना है। मारिका ने टाइप किया, तारांकन मेरा दूल्हा सच में प्यारा है, मुझे बुरा लग रहा है, पर मैं अपना मिशन नहीं भूलूंगी। मारिका कभी पीछे नहीं हटती। उधर से मारिका पर कुछ भद्दे कमेंट्स किए गए, जिससे उसका मूड बिगड़ गया। गुस्से में उसने एक एक कर अपने कपड़े उतारकर फेंक दिए। वो पूरी तरह नग्न होकर वॉशरूम के बड़े आईने के सामने खड़ी हो गई। उसने गहरी सांस ली। उसका हाथ आईने पर अपनी ही परछाई के माथे से होता हुआ गले और छाती तक गया। उसने अपने होठों को दांतों से दबाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो प्यार नहीं बल्कि शुद्ध हिंसा थी। क्या मारिका वॉशरूम से किसी बिल्ली की तरह दबे पांव बाहर निकली। उसने सिर्फ एक पारदर्शी गुलाबी बेबी डॉल ड्रेस पहनी थी। उस मदहोश कर देने वाले रूप में वो किसी भी पुरुष को सम्मोहित कर सकती थी। टीवी की आवाज तेज थी और निशान कंबल में आधा ढका हुआ पीठ के बल लेटा था। मारिका एक पक्के इरादे के साथ उसकी ओर बढ़ी, लेकिन पास पहुंचते ही वो ठिठक गई। निशान सो रहा था। उसके चेहरे पर एक मासूमियत थी, पर उसकी बंद आंखों के कोनों में एक गहरा अवसाद, डिप्रेशन साफ झलक रहा था। मारिका का दिल एक पल के लिए पसीज गया। निशान वाकई एक परवाह करने वाला पति था, और शायद उसे मारिका से सच्चा प्यार भी था। निशान के सोते हुए गुलाबी होठों ने मारिका को किसी चुंबक की तरह अपनी ओर खींचा। जैसे ही मारिका के होठों ने उसे छुआ, निशान की नींद टूटी। उसने अपनी उंगली से निशान के होठों को छुआ और फुसफुसाते हुए उसे चुप रहने का इशारा किया। अगले ही पल उसने निशान के हाथों को ऊपर ले जाकर एक हथकड़ी हैंडकफ से बांध दिया।
ये क्या कर रही हो? निशान ने हैरान होकर पूछा। कैदी बात नहीं करते, मारिका ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा। मारिका किसी शिकारी शेरनी की तरह उसके शरीर के साथ खेलने लगी। निशान को लगा जैसे उसकी पत्नी किसी राजसी वंश की है, लेकिन अचानक मारिका ने एक काली पट्टी, इलास्टिक मास्क निकाली और निशान की आंखों पर बांध दी। दुनिया में अंधेरा छाते ही निशान के भीतर का एक पुराना ज्वालामुखी फट पड़ा। वो बुरी तरह कांपने लगा। जैसे ही मारिका उसके करीब आई, निशान के हलक से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली। मारिका, मेरी आंखें खोलो, मैं मर जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। निशान पागलों की तरह छटपटाने लगा। उसे बुरी तरह पसीना आ रहा था। मारिका को समझ आ गया कि ये कोई मजाक नहीं, बल्कि एक गंभीर मेडिकल स्थिति या कोई भयानक सदमा है। उसने झट से पट्टी खोली। निशान धौंकनी की तरह सांस ले रहा था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं। थोड़ा पानी पिलाने के बाद जब वो शांत हुआ तो मारिका ने सहलाते हुए पूछा, क्या हुआ निशान? तुम इतना डर क्यों गए? निशान ने एक लंबा सफर तय करने के बाद सच बोलने का फैसला किया। उसने टीवी बंद किया, खुद को कंबल में लपेटा और अपनी कहानी सुनानी शुरू की। ये सब जापान में शुरू हुआ था, निशान ने कहा। मुझे बचपन से ही जापानी तकनीक, समुराई और मंगा कहानियों का शौक था। इंजीनियरिंग के बाद जब मुझे टोक्यो में नौकरी मिली तो मेरा सपना सच हो गया। टोक्यो की भीड़भाड़ के बीच एक दिन जब बादल छंटे तो मुझे पहली बार माउंट फूजी के दर्शन हुए। वो नीले आसमान के बीच बर्फ से ढकी एक दिव्य प्रतिमा जैसी थी। मुझे फूजी से पहली नज़र में प्यार हो गया। निशान की आवाज़ अब कांपने लगी थी। मैंने फैसला किया कि मैं इस पहाड़ पर चढ़ूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उस पहाड़ की ऊंचाइयों और टोक्यो के दक्षिण में बसे उस आसू द्वीप पर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो मेरी रूह को हमेशा के लिए दागदार कर देगा। मेरे जीवन की वो भयानक घटना अब शुरू होने वाली थी। जुलाई का महीना था। टोक्यो की उमस से दूर मैं सुबारू 5th स्टेशन पहुंचा, जहां से माउंट फूजी की चढ़ाई शुरू होती है। मेरा इरादा सीधा था, पूरी रात ट्रेकिंग करना और भोर होते ही 12,400 फीट की चोटी से उगते सूरज का दीदार करना। फूजी दूर से जितना खूबसूरत दिखता है, करीब से उतना ही डरावना। वहां हरियाली का नामो निशान नहीं था। चारों ओर ज्वालामुखी का जमा हुआ काला लावा, कठोर पत्थर और राख का समंदर था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हूं। रास्ते में मुझे एक अकेली बुजुर्ग महिला दिखी जो जमीन पर बैठने की कोशिश कर रही थी। मैंने लपककर उनका हाथ थामा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया बेटा, तुम बुद्ध के देश से हो ना? मैं एक कट्टर बौद्ध हूं। बातों बातों में उन्होंने फूजी का एक ऐसा चेहरा दिखाया जिससे मैं अनजान था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ पहाड़ नहीं, ये कामी आत्माओं का निवास स्थान है। हम जापानी इससे प्यार भी करते हैं और डरते भी। ये आत्माएं आग और पानी दोनों को काबू कर सकती हैं। फिर अचानक उनकी आवाज धीमी हो गई। उन्होंने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा, तुम्हारा भाग्य बहुत खराब है बेटा। तुम पर एक प्राचीन और भयानक युद्ध का साया है। तुम एक ऐसे अप्राकृतिक जीव को अपनी ओर आकर्षित करोगे जो हजारों सालों से इस धरती पर भटक रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, वो कौन है? बुढ़िया ने मेरे कान के पास आकर फुसफुसाया, राकू राकूबी, वो तुम्हें अपनी ओर खींच लेगी। बहुत संभल कर रहना। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाता, वो सफेद धुंध की चादर में कहीं गायब हो गई। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। क्या वो कोई इंसान थी या खुद फूजी की कोई रूह? भी हमारे गाइड्स आ गए। पर्यटकों को 2 समूहों में बांटा गया। हमारे ग्रुप की गाइड एक युवा और ऊर्जावान जापानी लड़की थी जो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल रही थी। चढ़ाई शुरू हुई। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे थे, सफेद कोहरा इतना घना हो गया कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था। पैरों के नीचे जली हुई राख और काली चट्टानें थीं। चारों ओर एक भारी सन्नाटा था जिसे सिर्फ हमारे जूतों की आवाज तोड़ रही थी। मुझे रह रहकर उस बुढ़िया की बात याद आ रही थी। उस धुंध के पार कोई मुझे देख रहा था। कोई जिसकी गर्दन सांप की तरह लंबी हो सकती थी। कोई जो मेरा इंतजार कर रहा था। निशान ने मारिका की ओर देखा और कहा, उस रात उस धुंध में मैंने जो देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो गाइड जिसे मैं एक साधारण लड़की समझ रहा था, उसके पीछे का सच कुछ और ही था। पहाड़ पर लगभग कोई पेड़ नहीं था, बस काली राख और पथरीला रास्ता। हमारा प्लान था कि भोर होने से पहले शिखर पर पहुंचकर सूर्योदय देखेंगे। रास्ता मुश्किल था और हमारे ग्रुप के ज्यादातर लोग थककर बीच बीच में बेंचों पर दम लेने लगे थे। धीरे धीरे भीड़ कम होने लगी और आखिर में मैं अपनी गाइड किहार के साथ लगभग अकेला रह गया। किहार काले कपड़ों और मास्क में लिपटी एक रहस्यमयी लड़की। उसकी सिर्फ आंखें दिख रही थीं, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। वो भारत के बारे में, वहां के संगीत,
त्योहारों और स्ट्रीट फूड के बारे में ऐसे पूछ रही थी जैसे वो बरसों से भारत को जानना चाहती हो। उस कठिन चढ़ाई पर किहार की बातें किसी मीठे सपने जैसी लग रही। और एक हादसा। हम शिखर के बहुत करीब थे कि तभी अचानक मेरा पैर फिसल गया और टखना मुड़ गया। मैं दर्द से कराह उठा। किहार ने तुरंत अपने बैग से स्प्रे निकाला और बड़ी कोमलता से मेरे पैर पर लगाया। उस ठंडी पहाड़ी हवा में उसका साथ और उसकी देखभाल मेरे दिल को छू गई। हम चोटी पर पहुंचे। पहाड़ के शिखर पर सैकड़ों पर्यटक सूरज के उगने का इंतजार कर रहे थे। तभी पूरब के आकाश में नारंगी रोशनी की पहली किरण फूटी। वो नज़ारा ऐसा था मानो किसी कलाकार ने पूरे आसमान को रंगों से भर दिया हो। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट और शोर था, लेकिन मेरी निगाहें किहार पर टिक गई थीं। सुबह की पहली किरण में उसकी आंखें और भी नशीली और जादुई लग रही थीं। मैं उसे देखता रह गया। उसने टोका, तुम ऐसे क्या देख रहे हो? मैं झेप गया और नजरें झुका लीं। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मैं ये नज़ारा कितनी भी बार देख लूं, ये कभी पुराना नहीं लगता। शायद मेरे जीवन में ऐसी कोई दूसरी सुबह कभी ना आए। सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था और सितारे उछल हो गए थे। किहार ने कहा कि अब हमें नीचे उतरना चाहिए। मेरे पैर में अभी भी हल्का दर्द था। किहार ने सहारा देने के लिए मेरा हाथ अपने कंधे पर रखा। एक हाथ में छड़ी और दूसरे हाथ से किहार के कंधे को थामे हुए मैं उसके बहुत करीब आ गया था। उस एकांत रास्ते पर किहार के शरीर के स्पर्श ने मेरे भीतर एक अजीब सी बिजली दौड़ा दी। वो एक अनोखा रोमांच था, लेकिन उस रोमांच के पीछे एक अनजाना डर भी था। निशान ने मारिका की ओर देखते हुए अपनी आवाज धीमी कर ली। उस वक्त मुझे लगा था कि मैं किसी परी के साथ हूं, लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस शरीर को मैं छू रहा हूं वो इंसानी दुनिया का है ही नहीं। जैसे जैसे हम नीचे उतरे, किहार का बर्ताव और उसकी गर्दन बदलने लगी थी। निशान ने मारिका को बताया कि उसने पहले कभी किसी लड़की के साथ ऐसा जुड़ाव महसूस नहीं किया था, लेकिन किहार के उस मामूली स्पर्श ने उसके भीतर सोए हुए एक ज्वालामुखी को जगा दिया था। किहार के साथ पहाड़ से उतरते हुए निशान के मन में अजीब से सवाल उठ रहे थे। निशान ने बातों बातों में पूछा, अगर ये ज्वालामुखी फिर से फट गया तो? किहार ने ठंडी आह भरते हुए कहा, तो मैं पल भर में राख हो जाऊंगी। वैसे भी मेरी तलाश करने वाला कोई नहीं है। पिता नहीं है, माँ दादा दादी के साथ रहती है और मैं बस अकेले यहां वहां भटकती रहती हूं। निशान उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया। वापसी के वक्त किहार ने अन्य पर्यटकों को नजरअंदाज किया और उसका पूरा ध्यान सिर्फ निशान पर था। जब बस के चलने का वक्त आया तो निशान बस में चढ़ तो गया, पर उसकी नजरें भीड़ में किहार को ढूंढ रही थीं। वो कम से कम एक बार अलविदा कहना चाहता था, लेकिन किहार कहीं नहीं दिखी। तलाश और सन्नाटा। टोक्यो लौटने के बाद भी निशान के दिमाग से किहार की वो आवाज और उसकी आंखें नहीं निकलीं। वो एक काल्पनिक दुनिया में जीने लगा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने किहार का नंबर या ईमेल क्यों नहीं लिया। बेचैनी जब हद से बढ़ गई तो उसने उस टूर ऑफिस में फोन किया जहां किहार काम करती थी, लेकिन वहां से जो खबर मिली उसने निशान के होश उड़ा दिए। उसने नौकरी छोड़ दी है, ऑफिस से जवाब मिला। निशान हार मानने वालों में से नहीं था। उसने जैसे तैसे उसका पता निकाला और अगले ही हफ्ते उसके अपार्टमेंट जा पहुंचा, पर वहां पहुंचते ही उसे एक और झटका लगा। मकान मालिक ने बताया कि किहार वो घर छोड़कर जा चुकी है और किसी को नहीं पता कि वो कहां गई। वो जैसे हवा में विलीन हो गई। निशान ने कहानी रोक दी और पानी की एक लंबी घूंट ली। कहानी की नायिका इतनी आसानी से नहीं जा सकती, मारिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखों की चमक बता रही थी कि वो कहानी को बहुत गहराई से महसूस कर रही है। निशान ने आंखें बंद करते हुए कहा, बाकी की बातें कल। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां से असल खौफ शुरू होता है। अब मुझे नींद आ रही है। वह कुछ ही देर में गहरी नींद सो गया, लेकिन मारिका नहीं सोई। उसने अंधेरे में अपना फोन उठाया। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे पर एक अजीब सी छाया बना रही थी। उसने कई गुप्त संदेश मैसेजेस भेजे। उसके चेहरे पर वही हिंसक और रहस्यमयी मुस्कान फिर से लौट आई थी। निशान को लग रहा था कि वो अपनी कहानी सुना रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि मारिका शायद उस कहानी के अगले पन्नों को पहले ही लिख चुकी है। रात के सन्नाटे में मारिका ने जब वंडर वुमन 365 का चैट बॉक्स खोला तो उधर से गुस्से की बौछार हो रही थी। क्या हुआ? हम सब लाइव देखने के लिए बैठे थे। काम पूरा हुआ या नहीं? मारिका ने टाइप किया, अभी नहीं। मैं उसकी कहानी सुन रही थी। उसे सुने बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। उधर से ताना आया, लगता है तुम्हें अपने शिकार से प्यार हो गया है। बहाने मत बनाओ, अपना मिशन याद रखो। मारिका असमंजस में थी। क्या वो रात वाला साइकिल हादसा वाकई एक इत्तेफाक था, या फिर उसके ग्रुप के लोग अब खुद मैदान में उतर चुके थे? निशान जितना मासूम दिखता था, क्या वाकई वैसा ही था? मारिका ने तय किया कि वो निशान को बेनिफिट ऑफ डाउट देगी।
लेकिन खेल अब उसके हाथ से निकल रहा था। अगली सुबह ज़ेरमैट की वादियों में सूरज की पहली किरण के साथ एक नया खतरा सामने आया। मारिका ने निशान के लिए पैराग्लाइडिंग बुक की थी। वो चाहती थी कि निशान हवाओं में उड़े, लेकिन अब उसे डर लग रहा था। जैसे ही वे अपने शैले शाले से बाहर निकले, एक लंबा गठीला युवक उनकी ओर बढ़ा। उसकी कदकाठी किसी एथलीट जैसी थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम मिखाइल चेंग है। आज मैं आपका पैराग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर हूं। मारिका की नज़र मिखाइल की गर्दन पर पड़ी। वहां एक ताज़ा खरोंच का निशान था। मारिका का माथा ठनका। क्या ये वही शख्स था जिसने कल रात बाइक से निशान को धक्का दिया था? खतरा अब बहुत करीब था। आसमान से मौत बुला रही थी। वो चाहकर भी निशान को रोक नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसा करने पर निशान को उस पर शक हो जाता। निशान और मिखाइल आगे बढ़ने लगे। मारिका पीछे पीछे चल रही थी। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। कल दोपहर उनकी भारत वापसी की फ्लाइट थी। किहार की अधूरी कहानी और ये जानलेवा पैराग्लाइडिंग, सब कुछ उलझ गया था। मारिका ने खुद से वादा किया, निशान को बचाना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी चरम कदम, एक्सट्रीम स्टेप क्यों ना उठाना पड़े। अचानक किस्मत ने मारिका का साथ दिया। पहाड़ की ठंडी हवाओं के बीच निशान को तेज कॉफी पीने की इच्छा हुई। मिखाइल चेंग ने भी हामी भरी। मारिका को समझ आ गया कि यही वो मौका है जब वो बाजी पलट सकती है। मिखाइल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मारिका जिसे शिकार समझकर बचाने की कोशिश कर रही है, उसके लिए वो खुद कितनी खतरनाक हो सकती है। मारिका ने मिखाइल चेंग की कॉफी में चुपके से वो पाउडर मिला दिया था जिसका असर पूरे दिन रहने वाला था। मिखाइल को जैसे ही पेट में गड़बड़ महसूस हुई, वो शौचालय की ओर भागा और मारिका ने राहत की सांस ली। निशान की पैराग्लाइडिंग किसी और इंस्ट्रक्टर की मदद से सुरक्षित पूरी हुई। आसमान से उतरते ही निशान बेहद खुश था। तभी मारिका ने अपनी पुरानी दोस्त और मशहूर फैशन डिजाइनर रिंको फुशिमा से संपर्क किया। रिंको ने बिना किसी को बताए अपनी कार ज़ेरमैट भेज दी। मारिका ने आनन फानन में बैग पैक किया और निशान को स्टेशन ले गई। निशान हैरान था कि आखिर अचानक ये आमंत्रण कहाँ से आया, पर मारिका ने उसके किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वे चुपचाप ज्यूरिख पहुंचे और रिंको के घर रात बिताई। हवाई सफर के दौरान मारिका निशान के कंधे पर सिर रखकर सो गई। वो बुरी तरह थक चुकी थी। आखिरकार वे कोलकाता पहुंच गए। कहानी का नया अध्याय, ओकिनावा। निशान के घर पर उसकी मां ने अदरक वाली चाय बनाई। मारिका जब चाय लेकर कमरे में आई तो वो एक घरेलू बंगाली बहू की तरह लग रही थी। निशान ने चाय की चुस्की ली और मारिका की आंखों में देखते हुए कहा, मैं जानता हूं तुम मेरी कहानी सुनने के लिए बेताब हो। तो सुनो। माउंट फुजी की उस घटना और किहार के रहस्यमयी तरीके से गायब होने के बाद मेरा मन टोक्यो से उचट गया था। मुझे वो चमक धमक वाला शहर अब डराने लगा था। मैंने ऑफिस से अपना ट्रांसफर ओकिनावा द्वीप, ओकिनावा आइलैंड पर करवा लिया। ओकिनावा एक शांत बंदरगाह शहर, जहां नीले समंदर की लहरें और ऊंचे पहाड़ एक साथ मिलते थे। वहां की आबादी बहुत कम थी। शाम होते ही समंदर की ठंडी हवाएं गलियों में सरसराने लगती थीं। वो जगह उतनी ही अकेली और खाली थी जितना मैं खुद को महसूस कर रहा था। मुझे लगा था कि वहां मुझे शांति मिलेगी, पर मुझे क्या पता था कि किहार का साया मेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं था। ओकिनावा में मेरा घर समंदर से महज 1 मिनट की दूरी पर था। ऑफिस आने जाने के लिए मैं वही तटीय रास्ता चुनता था, जहां लहरों का शोर मेरे अकेलेपन को बांट लेता था। लेकिन एक मंगलवार की शाम सब कुछ बदल गया। उस दिन सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए थे। ऑफिस से निकलते हुए देर हो गई और समंदर की हवाएं इतनी तेज थीं कि पैदल चलना दूभर था। मैंने मुख्य रास्ते के बजाय शहर के बीचों बीच से निकलने वाला एक शॉर्टकट चुना। सुनसान गली में चलते हुए मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। कोई मेरे पीछे था। जूतों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही मैंने दोबारा चलना शुरू किया, वो आवाज फिर लौट आई। तभी मेरी नजर गली के आखिरी छोर पर पड़ी। मंद रोशनी और गहरे साये के बीच एक काली परछाई खड़ी थी। वो एक लड़की थी। जैसे ही मैं रुका, वो भी रुक गई। सन्नाटे में वो बस मुझे घूर रही थी। अचानक मेरे कानों में माउंट फुजी वाली उस बूढ़ी औरत की आवाज गूंजी, राकू राकूबी, संभल कर रहना। डर के मारे मैं पागलों की तरह दौड़ने लगा। जब मैं मुख्य सड़क पर पहुंचा और भीड़ देखी, तब कहीं जाकर मेरी जान में जान आई। लेकिन डर अभी गया नहीं था। मुझे लगा अगर मैं सीधा घर गया तो वो परछाई मेरा घर देख लेगी। इसलिए मैं रास्ता बदलकर दूसरी दिशा में चलने लगा। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। इसी चक्कर में मेरा पैर एक पत्थर से टकराया और मैं सड़क पर गिर पड़ा। माउंट फुजी वाला पुराना दर्द फिर से उभर आया। तभी सामने से एक लड़की दौड़ती हुई आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसका हाथ पकड़कर ऊपर देखा,
मेरी सांसें थम गईं। वो आवाज, वो एहसास, वह जाना पहचाना सा था। माउंट फुजी पर उसने मास्क पहन रखा था, पर यहां स्ट्रीटलाइट की पीली रोशनी में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह किहार थी। वो किसी पहले सूर्योदय की तरह ही खूबसूरत थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यहां क्या कर रहे हो? और माउंट फुजी वाले उस नौजवान भारतीय को शायद गिरने की पुरानी आदत है। निशान ने मारिका की तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त का रोमांच और खौफ दोनों तैर रहे थे। मारिका, ओकिनावा के उस सुनसान मोड़ पर किहार का दोबारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। वो मेरा पीछा कर रही थी या मेरा इंतजार? ये राज उस रात खुलने वाला था। किहार को ओकिनावा की सड़क पर देखकर मेरा सारा डर काफूर हो गया। मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर हंसी आ रही थी कि मैं जिसे कोई साया समझकर भाग रहा था, वो वही मासूम लड़की थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, लगता है भगवान ने तुम्हें मेरी मदद के लिए ही भेजा है, क्योंकि जब भी मैं गिरता हूं तुम वहीं होती हो। किहार ने बताया कि वो यहां एक स्कूल में पढ़ाती है। तभी अचानक ठंडी हवा के झोंके चलने लगे। तूफान आने वाला था। किहार ने मेरा हाथ थामा और कहा, मेरा घर पास ही है। इस मूसलाधार बारिश में भीगने से अच्छा है कि तुम मेरे घर चलकर थोड़ा आराम कर लो। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा। हम भीगते हुए उसके 2 मंजिला घर पहुंचे। उसने बताया कि मकान मालिक शहर से बाहर हैं और घर में वो अकेली है। अंदर पहुंचते ही किहार ने मुझे सोफे पर बिठाया और अपने पिता के लिए खरीदे हुए नए कपड़े युक्का पहनने को दिए। तुम कपड़े बदल लो वरना बीमार पड़ जाओगे, कहकर वो दूसरे कमरे में चली गई। मैं अकेला था। तभी मेरी नज़र किहार के कमरे के उस दरवाजे पर पड़ी जो थोड़ा सा खुला था। एक अजीब सा वर्जित आकर्षण, फॉरबिडन अट्रैक्शन, मुझे उस दरवाजे की ओर खींचने लगा। मेरा मन किया कि मैं झांक कर देखूं, पर अगले ही पल मुझे खुद पर शर्म आई। उस लड़की ने मुझ अजनबी को पनाह दी थी और मैं ऐसा घटिया सोच रहा था। मैंने फौरन अपने गीले कपड़े बदले और खुद को संभाला। थोड़ी देर में किहार पारंपरिक जापानी लिबास में बाहर आई। वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने माउंट फुजी की तरह फिर से मेरे पैर पर स्प्रे किया और मेरे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई। बाहर बारिश का संगीत बज रहा था और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू घुली थी। हम आमने सामने बैठकर सूप पी रहे थे। तभी अचानक किहार ने मेरी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, तो अब तुम्हें मेरा घर पता चल गया है। अब तुम्हें मुझे ढूंढने के लिए ट्रैवल एजेंसी के चक्कर काटकर मेरा पता निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं सन्न रह गया। मेरा सिर शर्म से झुक गया। मुझे लगा था कि मेरा उसे ढूंढना एक राज है, पर उसे सब पता था। किहार मुस्कुरा रही थी, पर उस मुस्कान के पीछे एक ऐसी गहराई थी जिसे मैं पढ़ नहीं पा रहा था। वो जानती थी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं, और शायद वो यही चाहती भी थी। निशान ने मारिका की ओर देखा और आवाज धीमी कर ली। मारिका, उस रात सूप पीते हुए मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हूं, पर मुझे क्या पता था कि उस घर की दीवारों के पीछे किहार ने अपनी असली पहचान छिपा रखी थी। और वो पहचान राकू राकूबी की थी। उस रात बारिश की आवाज के बीच किहार ने मुझसे कहा, माउंट फुजी की उस पवित्र भूमि पर हम साथ चले हैं, शायद इसीलिए हम दोस्त बन पाए। मैंने उसकी आंखों में देखकर खामोशी से जवाब दिया कि मैं उसे सिर्फ दोस्त नहीं, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं। हम दोनों के होंठ खामोश थे, पर दिल की गहराइयों में भावनाओं का लावा उबल रहा था। अगले कुछ हफ्तों में हमारी दोस्ती प्यार के एक जटिल समीकरण में बदल गई। किहार का स्कूल मेरे ऑफिस के पास था और शाम ढलते ही हम समुद्र किनारे घंटों बातें करते। मुझे एहसास हो गया कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। वो अजीब इनकार। जब मैंने किहार को शादी का प्रस्ताव दिया तो उसका जवाब किसी पत्थर की तरह मेरे दिल पर लगा। उसने कहा, निशान, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूं, पर मैं तुम्हारे साथ कभी घर नहीं बसा पाऊंगी। मुझ पर यकीन करो, पर कारण मत पूछो। मैं टूट गया। मुझे लगा शायद उसका रिश्ता कहीं और तय हो चुका है, पर उसने साफ मना कर दिया। मैंने हार नहीं मानी और अपना प्यार और बढ़ा दिया। आखिर में एक सुनसान तट पर जब हमारे होंठ एक दूसरे के करीब आए तो एक पल के लिए लगा दुनिया थम गई है, पर अगले ही पल किहार ने खुद को दूर कर लिया और कांपते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें सच बता दूं तो तुम खुद मुझे छोड़कर भाग जाओगे। मैंने जिद की कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। तब उसने मेरे सामने 2 शर्तें रखीं। 1, मैं कभी उसे सच बोलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। 2, जब भी हम करीब होंगे मेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी होगी। मैं उसे कभी देख नहीं पाऊंगा। मैंने उसकी शर्त मान ली। मुझे लगा ये शायद उसका कोई पुराना सदमा है। उन शर्तों के साथ हमारी जिंदगी आगे बढ़ी। जब मेरी आंखों पर पट्टी होती तो मैं एक अंधेरी दुनिया में किहार के स्पर्श को महसूस करता। वो एहसास जादुई था, रंगों और खुशबुओं से भरा हुआ। मैंने अपने परिवार को मना लिया और तय किया कि दुर्गा पूजा के दौरान मैं उसे कोलकाता ले जाऊंगा। टिकटें बुक हो चुकी थीं
और हमारी रवानगी में बस कुछ ही दिन बचे थे। सब कुछ ठीक लग रहा था, पर किस्मत ने मेरे माथे पर कुछ और ही लिख रखा था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जिसने मेरी जिंदगी को पल भर में राख कर दिया। निशान अचानक चुप हो गया। उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा, जैसे वो उस रात के खौफ को फिर से महसूस कर रहा हो। मारिका की बेचैनी बढ़ रही थी। कहानी का अधूरापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। निशान, आगे क्या हुआ? प्लीज बताओ, मारिका ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। निशान ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोला, कोलकाता जाने से ठीक कुछ दिन पहले एक रात मैं किहार के घर गया। उस रात तूफान बहुत तेज था और किहार गहरी नींद में थी। मैंने वो किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने उसकी शर्त तोड़ दी और अंधेरे में रोशनी जला दी। और जो मैंने देखा वो कोई इंसान नहीं था मारिका, वो एक राक्षस था जिसकी गर्दन सांप की तरह छत तक जा रही थी। उस रात ओकिनावा पर कुदरत का कहर बरप रहा था। तूफान ऐसा था मानो खिड़कियां और दरवाजे किसी दानव के हाथों से कांप रहे हों। हम बालकनी पर खड़े थे। मूसलाधार बारिश ने हमें पूरी तरह भिगो दिया था। समंदर की लहरें रुद्र के प्रकोप की तरह उबल रही थीं। किहार ने बिना कुछ कहे मुझे अपनी ओर खींचा और गले लगा लिया। हमारे शरीर की गर्माहट और बारिश की उस बर्फीली ठंडक के बीच जो विरोधाभास था, उसने हमारी इंद्रियों को सुन्न कर दिया था। हम अपनी ही एक छोटी सी दुनिया में खो गए थे। किहार मुझे घसीटते हुए कमरे के अंदर ले आई। गीले कपड़े फर्श पर गिर रहे थे। उसने हमेशा की तरह मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मुझे बिस्तर पर लेटने को कहा। उस रात उसके शरीर से एक अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे पुरानी मिट्टी और सड़े हुए फूलों का मिश्रण। पट्टी के पीछे के अंधेरे में मुझे महसूस हो रहा था कि किहार आज बहुत ज्यादा उत्तेजित और बेचैन है। जैसे ही वो मेरे करीब आई, उसके गले से निकलने वाली आवाज बदल गई। वो अब कोई जापानी शब्द नहीं बोल रही थी, बल्कि उसके हलक से एक अजीब सी फुफकार जैसी आवाज निकल रही थी। मुझे महसूस हुआ कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा हल्का हो गया है, जैसे वो मुझसे दूर जा रही हो। लेकिन तभी मेरे चेहरे पर किसी चीज का स्पर्श हुआ। वो हाथ नहीं था। वो कुछ ठंडा, चिकना और मांसल था, जो छत की ऊंचाई से नीचे की ओर सरक रहा था। निशान ने मारिका का हाथ जोर से पकड़ लिया। मारिका, उस अंधेरे में मुझे लगा कि शायद वो छत पर चढ़ गई है। लेकिन तभी मुझे एक सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घिसट रही हो। और वो आवाज, वो फुसफुसाहट अब मेरे कान के पास नहीं बल्कि कमरे के दूसरे कोने से आ रही थी, जबकि उसका स्पर्श अभी भी मेरे चेहरे पर था। निशान ने आगे बताया, वो रात हमारी आखिरी रात साबित हुई। किहार मेरे ऊपर लेटी थी, पर अचानक मुझे महसूस हुआ कि उसकी आंखों पर बंधी मेरी पट्टी ढीली हो गई है। अर्ध अंधेरे में मेरी नजर उसकी नाभि से ऊपर की ओर उठी। जो मैंने देखा वो किसी दुस्वप्न से भी बदतर था। किहार की गर्दन किसी अजगर की तरह लंबी होती जा रही थी। उसका सिर अब मेरे पास नहीं था, बल्कि वो कमरे की छत से जा टकराया था। ऊपर लगा बल्ब टूट चुका था और अंधेरे में उसकी गर्दन छत की दीवारों पर किसी काली जिप्सी की तरह रेंग रही थी। पहले मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है। मैंने आंखें बंद की और फिर खोलीं, पर हकीकत नहीं बदली। वो इंसान नहीं रही थी। वो एक अप्राकृतिक जीव में बदल चुकी थी। मेरे गले से एक चीख निकली। किहार को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने पागलों की तरह उसे खुद से दूर धक्का दिया। वह बिस्तर के दूसरी तरफ जा गिरी। उस हिंसक आतंक के क्षण को मैं आज भी महसूस कर सकता हूं। मैं नंगे पांव दरवाजे की ओर भागा। निशान ने मारिका को समझाते हुए कहा, मारिका, आज के तर्कसंगत युग में मेरा मन भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जो मैंने देखा वो एक क्रूर हकीकत थी। जापानी लोक कथाओं में इन्हें योकाई कहा जाता है, एक प्रकार की आत्माएं या अलौकिक जीव। रोकुकुबी वे होते हैं जिनकी गर्दन सांप की तरह लंबी हो सकती है। कुछ तो इतने खतरनाक होते हैं कि उनका सिर धड़ से अलग होकर हवा में उड़ सकता है, जिन्हें न्यूकेकुबी कहते हैं। कहा जाता है कि ये पहले इंसान ही होते हैं, लेकिन किसी बुरे कर्म या पूर्वजों के श्राप के कारण वे इस रूप में बदल जाते हैं। विज्ञान शायद इसे न माने, लेकिन हमारी सीमाओं के परे भी एक दुनिया है जहां किहार जैसे जीव रहते हैं। उस खौफनाक रात के बाद मैं अपने घर में किसी डरे हुए केंचुए की तरह दुबक कर बैठा रहा। सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैं जानता था कि वो किहार है। मुझमें दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं थी। मुझे लग रहा था कि शायद उसकी लंबी गर्दन खिड़की के किसी कोने से अंदर झांकेगी और मेरा चेहरा देखेगी। बाहर वो कुछ कह रही थी, उसकी आवाज में एक दर्द था, लेकिन मैंने अपने कान तकिए से ढक लिए। करीब 2 घंटे बाद जब सन्नाटा हुआ तो मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर एक पैकेट पड़ा था, मेरा फोन, मेरा बटुआ और मेरा वो सारा सामान जो मैं भागते वक्त उसके घर छोड़ आया था। उसने मेरा सब कुछ लौटा दिया था। उसने मुझे कई बार फोन किया, पर मैंने कभी नहीं उठाया। मेरा डर मेरे प्यार पर हावी हो चुका था। मैं सब कुछ छोड़कर
इस्तीफा देकर अपने देश लौट आया। उस अंधेरे ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मुझे मनोचिकित्सक के पास जाना पड़ा, दवाइयां लेनी पड़ी। खुद को सामान्य करने में मुझे 2 साल लग गए। अधूरा प्यार, निशान ने मारिका का हाथ थामते हुए धीमी आवाज में कहा। किहार अब कहाँ है, कैसी है, मैं नहीं जानता। सच कहूं तो उस खौफनाक अनुभव को छोड़ दें तो उसके साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। उसका प्यार आज भी मुझे महसूस होता है। मैं डरा हुआ था, कोई भी इंसान मेरी जगह होता तो भाग जाता, पर आज भी मैं उसे पूरी तरह भूल नहीं पाया हूं। कमरे में सन्नाटा छा गया। निशान की आंखों में एक अजीब सी नमी थी। मारिका खामोश थी, पर उसके दिमाग में निशान की कहानी के शब्द नहीं, बल्कि वो वंडर वुमन 365 वाला मिशन गूंज रहा था। क्या मारिका का मिशन इसी किहार के जाने के बाद उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया था? लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे एक खत मिला जापान से। वह किहार का पत्र था। शुरू में तो डर और नाराजगी की वजह से मैंने उसे फेंक दिया था, उसे खोलने तक की हिम्मत नहीं हुई, पर आखिरकार मैंने साहस जुटाया और उसे उठा लिया। वह पत्र अंग्रेजी के बजाय जापानी भाषा में लिखा गया था। मुझे वो भाषा नहीं आती थी और मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसने जापानी में क्यों लिखा। शायद वह अपनी सुध बुध खो चुकी थी। जब मैं उस पत्र को लेकर मारिका के पास गया तो उसने उसे पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय निशान, जब तुम्हें ये पत्र मिलेगा मैं उस दुनिया में जा चुकी हूंगी जहां से लौटना मुमकिन नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं रोकुरोकुबी हूं। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, शायद तब तुम्हें यकीन नहीं होता। निशान, ये कोई बीमारी नहीं बल्कि एक भयानक पाप का अभिशाप है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, बल्कि मेरे पिता ने एक मासूम लड़की के साथ जो घोर पाप किया था, ये उसी का श्राप था। उस लड़की ने कहा था कि अगर उनकी बेटी को कभी सच्चा प्यार मिला तो वो एक राक्षस रकुराकुबी बन जाएगी। माउंट फुजी पर उस रात जब मुझे तुमसे प्यार हुआ, मैं बदल गई। अपनी जान बचाने और तुम्हें डराने से बचने के लिए मैं वहां से भाग गई, पर किस्मत तुम्हें किनाबालू ले आई। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूं और मुझे तुम्हारे पास आने का कोई पछतावा नहीं है, चाहे इसका अंजाम मौत ही क्यों ना हो। मुझे माफ कर देना, अलविदा। पत्र पढ़कर मारिका की आंखों में आंसू आ गए। निशान बुरी तरह टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मैंने पाप किया है। मैंने अपने डर की वजह से अपना प्यार खो दिया। काश मुझमें और हिम्मत होती। उसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। मारिका ने उसे सांत्वना दी। निशान, खुद को दोष मत दो। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो डर जाता। तुम उससे बहुत प्यार करते थे, अब इसमें कोई शक नहीं है। क्या तुम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हो? क्या तुम मुझे थोड़ा सा प्यार दे पाओगे? उस रात निशान को मारिका की आंखों में एक नया सहारा दिखा। वह मारिका के स्नेह में डूबकर अपनी पुरानी तकलीफें भूलने की कोशिश करने लगा। निशान सो गया, लेकिन मारिका जाग रही थी। वह अपने अध्ययन कक्ष स्टडी रूम में थी। वो एक सीक्रेट एजेंट थी और उसकी मुख्य जिम्मेदारी एक जांच रिपोर्ट तैयार करना था, ताकि वो साबित कर सके कि निशान अपराधी नहीं है। लेकिन मारिका खुद को भी एक गहरे राज में छिपाए हुए थी। जैसे ही रात के सन्नाटे में घड़ी ने 1 बजाया, मारिका ने अपनी रिपोर्ट मेल कर दी। वो बहुत थकी हुई थी। वो बालकनी की ठंडी हवा में टहलने लगी। निशान बगल के कमरे में गहरी नींद में था। अचानक मारिका का शरीर कांपने लगा। वही भयानक प्रक्रिया शुरू हुई जिसे वो दुनिया से छिपाती आई थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होने लगी, इतनी लंबी कि उसका सिर छत को छूने लगा। फिर उसका सिर उसके शरीर से अलग होकर एक सांप की तरह लहराते हुए खुली बालकनी से बाहर अंधेरे में निकल गया। को कभी नहीं पता चलेगा कि जिस अभिशाप ने किहार को उससे छीना, वही उसकी वर्तमान प्रेमिका मारिका के साथ भी जुड़ा है। मारिका की मां भी एक रकुराकुबी थी। मारिका ने विज्ञान में इसका इलाज ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन चिकित्सा विज्ञान के पास इस रहस्य का कोई जवाब नहीं था। निशान जिसे अपनी नई जिंदगी समझ रहा था, वो दरअसल उसी पुराने खौफनाक सच का दूसरा हिस्सा था। निशान अब भी इस बात से पूरी तरह अनजान था कि वो किस दुनिया के बीच खड़ा है। असलियत तो ये थी कि रोकुरोकुबी समुदाय अब केवल जापान तक सीमित नहीं था। वे आधुनिक समाज की मुख्यधारा में पूरी तरह घुल मिल चुके थे। जापानी मंत्रिमंडल के मंत्रियों से लेकर अरबपति उद्योगपतियों और हॉलीवुड की अभिनेत्रियों तक कई प्रभावशाली महिलाएं इस गुप्त समाज का हिस्सा थीं। एक गुप्त संगठन का जाल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन लोगों ने मिलकर एक वैश्विक नेटवर्क बनाया। वे इंटरनेट के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते थे। उनके अपने कानून थे और अपना एक गुप्त न्यायालय। चूंकि आम इंसानी कानून उनके अमानवीय रूप के अपराधों को साबित नहीं कर सकता था, इसलिए वे अपने मामलों का फैसला खुद करते थे। मारिका कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि इसी संगठन की एक निंजा हत्यारी थी। उसे संगठन ने एक खास मिशन पर भेजा था, निशान की हत्या।
किहार की मौत के बाद संगठन ने माना था कि निशान ही उसकी मौत का जिम्मेदार है। संगठन के नियमों के अनुसार किसी प्रेमी की वजह से अगर किसी रोकुरकुबी की जान जाती है तो उस प्रेमी को मृत्युदंड दिया जाता है। मारिका एक दुल्हन के वेश में निशान के करीब उसे खत्म करने ही आई थी। मारिका का फैसला। लेकिन निशान से मिलने और उसके सच्चे प्यार को करीब से देखने के बाद मारिका के मन में संदेह पैदा हो गया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि निशान हत्यारा नहीं बल्कि एक सच्चा प्रेमी है। उसने किहार के उस पत्र को प्रमाण के तौर पर पेश किया जो सांकेतिक भाषा में लिखा गया था। मारिका ने तय किया कि वो निशान को नहीं मारेगी बल्कि उसके साथ अपनी जिंदगी बिताएगी। भोला बाबू और भयानक रात। उधर मोहल्ले में भोला बाबू अपनी केरोसिन की दुकान में हो रही चोरी से परेशान थे। उन्हें लगा कि कोई स्थानीय चोर या कोई बड़ा भ्रष्ट नेता उनका तेल चुरा रहा है। उन्होंने चोर को रंगे हाथों पकड़ने की योजना बनाई और पिस्तौल लेकर गोदाम में छिप गए। रात के सन्नाटे में उन्हें चू चू की आवाज सुनाई दी। भोला बाबू ने गुस्से में लाइट जलाई, लेकिन जो उन्होंने देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। एक कटा हुआ सिर जार के ऊपर उल्टा पड़ा था और बड़े मजे से केरोसिन चाट रहा था। जैसे ही रोशनी हुई वो सिर हवा में तैरा और भोला बाबू के चेहरे के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा। भोला बाबू डर के मारे वहीं गिर पड़े। इस घटना के बाद वे 2 दिन अस्पताल में रहे और अब उन्होंने वहां पूजा पाठ का आयोजन शुरू कर दिया। उस पूजा में निशान और मारिका भी पहुंचे। जब भोला बाबू ने मारिका को देखा तो वे ठिठक गए। उन्होंने गौर से मारिका के चेहरे को देखा और कहा, बेटी, तुम्हें कहीं देखा है, ये चेहरा बहुत जाना पहचाना लग रहा है। मारिका बस मुस्कुरा दी। उसे पता था कि वो रात के अंधेरे में केरोसिन चाटने वाला सिर उसी का था। भोला बाबू याद नहीं कर पाए और निशान को कभी पता नहीं चला कि उसकी प्यारी पत्नी रात को अपनी गर्दन लंबी कर कहां-कहां घूमती है। ये कहानी थी रोकुरकुबी की, जो अयान राहा की किताब पैरानॉर्मल से प्रेरित थी। सायक अमन की आवाज और इस रहस्यमयी पटकथा के साथ ये सफर यहीं समाप्त होता है।